एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने तीसरे और चौथे स्थान के लिए हुए मुकाबले में चीन को 2-0 से पटखनी दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार के लिए मेरठ पहुंची, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदिल चौधरी पर हमला बोला। 3 दिन पहले मेरठ दक्षिण सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदिल चौधरी का एक वीडियो बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें आदिल चौधरी अपने समर्थकों से बातचीत के दौरान भड़काऊ भाषण देते नजर आए थे। सपा के एक नेता ने धमकी दी कि हम जीतेंगे तो उसके बाद चुन चुन कर बदला ले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार के लिए उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने विकास के नाम पर बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। अब की बार 60 पार। बिहार के अररिया में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 4 दिन के अंदर फांसी की सजा सुना दी। साथ ही पीड़िता को मुआवजे का ऐलान भी किया। आजीवन कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए की जुर्माना की सजा सुनाया गया। साथ ही पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। अररिया में 48 साल के आरोपी मोहम्मद मेजर ने 1 दिसंबर 2021 को दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद अदालत ने 4 दिनों में ट्रायल पूरा कर पीड़िता को न्याय दिया। अलग अलग प्रावधान के तहत सजा सुनाई गई और 376 AB के तहत इसको फांसी की सजा। लता मंगेशकर की तबीयत में पहले से सुधार हो रहा है, हालांकि वो अभी भी आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में है। कुछ दिन पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर हुए आतंकी हमले में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया, जिसकी पहचान गुलाम कादिर गनई के रूप में हुई है। बताया गया कि हेड कांस्टेबल गुलाम कादिर हसापोरा इलाके में तैनात थे। इसी बीच कुछ आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की खबर मिलते ही गुलाम कादिर के घर मातम पसर गया। इस हमले के बाद पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने उस पूरे इलाके को घेरा और आतंकवादियों की तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की देवबंद विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार कार्तिकेय राणा और माविया अली आमने सामने आ गए। देवबंद सीट से पार्टी ने कार्तिकेय राणा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब पूर्व विधायक माविया अली ने यह दावा किया है कि पार्टी ने कार्तिकेय राणा का टिकट काट दिया और पार्टी ने उन्हें अब नया उम्मीदवार घोषित किया है। इस दावे के साथ वो नामांकन के आखिरी दिन यानी कि 28 जनवरी को बकायदा अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भी दाखिल कर दिया। मैंने समाजवादी पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। समाजवादी पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी मैं हूं। माविया अली के पर्चा दाखिल करने के कुछ देर बाद ही कार्तिकेय राणा इमरान मसूद के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच गए और उन्होंने एक बार फिर से नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान जब इस मुद्दे पर इमरान मसूद से बात की गई, तो उन्होंने माविया अली को पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने की बात से साफ इनकार कर दिया। मैं पार्टी के निर्देश पर ही यहाँ पर आया था और कार्तिकेय राणा पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। पूर्व मंत्री राजेंद्र राणा के बेटे कार्तिकेय राणा इमरान मसूद के करीबी हैं और 5 दिन पहले वो पार्टी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर चुके थे। राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा रीट का पेपर लीक होने पर सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। बीजेपी ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किए, जिसके लिए बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी के कार्यकर्ता जयपुर में इकट्ठा हुए और शिक्षा विभाग के दफ्तर के सामने जमकर नारेबाजी की। पेपर लीक होने के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। सीएमओ से पेपर चोरी के, पेपर लीक के तार जुड़े हुए हैं, इसलिए फिर सीबीआई जांच की मांग करता हूं। इसके अलावा झुंझुनू में रीट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध किया। वहां शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ इसके खिलाफ पिछले 13 दिनों से अनशन पर बैठे थे और उनकी तबीयत बिगड़ने से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए छात्रों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर सरकार से न्याय की गुहार लगाई। और इस बवाल को बढ़ता देखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को सस्पेंड कर दिया।
जिसकी जानकारी राज्य सरकार की तरफ से ट्वीट कर दी गई। साथ ही सरकार में मंत्री महेश जोशी ने इस पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। हर मामले में छोटे से लेकर बड़ा तक, उस मामले में कभी सीबीआई जांच की मांग करता है, गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, लेकिन उनकी आदत है। हालांकि बीजेपी भी पलटवार से चूकी नहीं, उसने इस मामले में सरकार का सीधा हाथ होने का आरोप लगाया। आपने जिम्मेदारी दी, उन्होंने ही पेपर निकाल दिया, तो निश्चित रूप से सरकार पर ही जिम्मेदारी जाती है। पेपर लीक होने की जानकारी लगते ही राजस्थान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए। हालांकि गहलोत सरकार ने दावा किया कि इससे जुड़े किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के कानपुर से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक मिठाई की दुकान में लगी आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि देर रात उस दुकान में कुछ लोग मिठाई बनाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान दुकान में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की खबर मिलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में दुकान से आग की ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी, जिसके बाद फौरन इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसकी 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 कैजुअल्टी हुई हैं, एक इंजर्ड हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि दुकान में घी और तेल के होने की वजह से आग काफी तेजी से फैली, जिसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। हालांकि कुछ देर की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते वो कार पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। कार से उठ रही ऊंची ऊंची लपटों को देखकर आसपास की दुकानों से लोग बाहर निकल आए, लेकिन किसी की भी हिम्मत उसके पास जाने की नहीं हुई। इस हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची। काफी देर की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ी ने आग को काबू में कर लिया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल गई। मुख्यमंत्री पर दिए गए मुनव्वर राणा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। मशहूर शायर मुनव्वर राणा एक बार फिर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बयान दिया, जिस पर सियासी घमासान मच गया। तो 5 साल में तो हम बच गए, लेकिन अगले 5 साल में अगर योगी जी आ जाएंगे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। वहीं उनके इस बयान पर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़ी आपत्ति जताई। ये बिल्कुल गलत है, गैर जिम्मेदारा बयान है। लगातार इस प्रकार के उल्लू बयान देकर को मीडिया की सुर्खियां बटोरते हैं। सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान इस बार पहले 2 दिन दोनों सदनों में कोई शून्यकाल नहीं होगा। बजट पेश होने की वजह से ये फैसला लिया गया। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के बरेली में पार्टी के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन किया। इससे पहले उन्होंने बड़ा बाग हनुमान मंदिर में पूजा की। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहली वर्चुअल रैली करेंगे। खबर है कि पीएम की इस पहली रैली में पश्चिमी यूपी के 5 से 6 जिलों को कवर करने की योजना है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए एक आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का हेड कांस्टेबल शहीद हो गया। आतंकवादियों ने हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद पर उनके घर के पास अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें गंभीर रूप से घायल हेड कांस्टेबल को आनन फानन में नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके शहीद होने की जानकारी मिलते ही अस्पताल के बाहर मौजूद उनके परिवार वाले सदमे में आ गए और एक महिला तो वहीं जमीन पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद परिवार के लोग बदहवास होकर भागते हुए अस्पताल के अंदर पहुंचे और वहां चीख पुकार मच गई। इस दौरान परिवार की कुछ महिलाएं तो बेसुध सी हो गई। बताया गया कि शहीद हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद कुलगाम में तैनात थे और छुट्टी पर अपने घर आए थे। महाराष्ट्र के नंदुरबार रेलवे स्टेशन पर गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस ट्रेन की पेंट्री कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये ट्रेन नंदुरबार रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। इसी दौरान उस ट्रेन की पेंट्री कार में आग लग गई, जिससे वहां दहशत फैल गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में पेंट्री कार का डिब्बा पूरी तरह आग की लपटों से घिरा नजर आया और वहां चारों ओर धुएं का गुब्बार फैल गया। इसके फौरन बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया और पेंट्री कार को ट्रेन से हटाकर अलग कर दिया। जब नंदुरबार स्टेशन पे इंटर कर रही थी, उसमें इसके पेंट्री कार में फायर की रिपोर्ट की गई। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और पानी की बौछार कर आग को बुझाने में जुट गई। रेलवे के कुछ कर्मचारी भी इस काम में उनकी मदद करते नजर आए। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। पेंट्री में आग लगी थी, कोई मानव हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ।
आग बुझाने के बाद गांधी धाम पुरी एक्सप्रेस ट्रेन को फिर से रवाना कर दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक्शन मोड में दिखाई दिए। उन्होंने देर रात गुरुग्राम में नगर निगम और विकास प्राधिकरण के दफ्तर का औचक निरीक्षण किया, जिसके लिए पहले वो नगर निगम के दफ्तर पहुंचे और अधिकारियों से सड़कों की सफाई पर लगी मशीनों के बारे में जानकारी तलब की, जिसका सही जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने दफ्तर में ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों के बारे में पूछा। और जब अधिकारी दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाए तो सीएम ने नगर निगम के कमिश्नर से फोन पर बात कर नाराजगी जाहिर की। डीएमसी साथ है और इनको भी नहीं पता कि यहाँ किसकी ड्यूटी होनी चाहिए। इस पर भी जब सही जानकारी नहीं मिल पाई तो उन्होंने अपने साथ आई टीम से हाजिरी रजिस्टर मंगवा लिया। इनका हाजिरी रजिस्टर लाओ। इसके बाद सीएम खट्टर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे और वहां मौजूद कर्मचारियों से उनके काम की जानकारी ली। पंजाब विधानसभा चुनाव में अलग अलग सीटों से ताल ठोक रहे बड़े नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिनमें आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान के साथ ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे। सिद्धू नामांकन के लिए अमृतसर पहुंचे, जहां उनके साथ कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की टिकट पर अमृतसर पूर्व सीट से चुनावी मैदान में हैं, जहां उन्हें टक्कर देने के लिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ही अकाली दल के बिक्रम मजीठिया ने भी उतरने का ऐलान किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने मजीठिया पर निशाना साधा। इन्ना ही दम है ते इन्ना ही भरोसा है लोगों के उत्ते, फिर छड़ मजीठा ते आ कल्ला लड़। नामांकन की एक और तस्वीर आई संगरूर से, जहां आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब में पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान धूरी विधानसभा से पर्चा दाखिल करने पहुंचे। समर्थकों का एक झुंड मेन गेट तक उनके साथ आया और फिर इसके आगे सिर्फ चुनिंदा लोगों को जाने की इजाजत दी गई। नामांकन के बाद भगवंत मान ने दावा किया कि पंजाब की जनता बदलाव के लिए वोट करेगी। धूरी दे लोग जिहड़े ने ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ हल्का बनाओगे धूरी नूं। अमृतसर और संगरूर दोनों ही जगहों पर पहुंचे नेताओं के साथ उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता नजर आए, जिनकी मौजूदगी में दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने पंजाब में सरकार बनाने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में चुनाव प्रचार करने के समय एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। क्या मुजफ्फरनगर, क्या कोसी कला का दंगा, क्या बुलंदशहर का उपद्रव, क्या मेरठ के दंगे, क्या सहारनपुर के दंगे, क्या बिजनौर का उपद्रव, कोई जगह खाली थी क्या? हर जगह तो रोज दंगे होते थे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत कर दी है, जिसके लिए वो अपनी सीट यानी कि चमकौर साहिब के मोरिंडा पहुंचे और वहां अपने समर्थकों के साथ प्रचार अभियान की शुरुआत की। लाव लश्कर के साथ पहुंचे मुख्यमंत्री को देखने के लिए लोग भी अपनी दुकानों से बाहर निकल पड़े। इसके बाद लोगों से घिरे सीएम चन्नी एक कपड़े की दुकान में जाकर महिलाओं और युवाओं से मिले, जहां उन्होंने सीएम के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। इसके बाद सीएम चन्नी एक बेकरी पहुंचे, जहां उनका और उनके समर्थकों का मुंह मीठा कराया गया। इस दौरान बाजार में मौजूद लोगों से मुख्यमंत्री चन्नी ने मिलकर पंजाब विधानसभा चुनाव में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11:30 बजे खुर्जा में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो दोपहर 1:30 बजे बुलंदशहर के शिकारपुर जाएंगे और वहां भी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो करीब 3 बजे पिलखुआ पहुंचेंगे और वहां भी प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे। पंजाब की सियासत में वार पलटवार का खेल शुरू हो गया। एक दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू की बहन ने उन पर जो आरोप लगाए उसके लिए सिद्धू ने बीजेपी को जिम्मेदार माना। उनकी बहन का कहना था कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी मां का कभी ख्याल नहीं रखा। इस पर सिद्धू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। मेरी मां नूं कबरां चों कढ लिया सियासत करन नूं, थू है थू। मैं कहना नवजोत सिंह सिद्धू कदे इन्ना नहीं सी गिरिया ते ना ही नवजोत सिंह सिद्धू अपनी मां नूं इस किचड़ च सिटूगा। उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की।
बीजेपी ने उत्तराखंड चुनाव के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी कर दी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस की गाड़ी और एक कार की टक्कर हो गई, जिसमें 6 पुलिसकर्मी समेत 8 लोग घायल हो गए। बताया गया कि ये सभी पुलिस वाले ड्यूटी पर जा रहे थे। बिहार में शराब और उसका कारोबार करने वालों की जानकारी देने का जिम्मा शिक्षकों को देने के फैसले पर घमासान मच गया। आरजेडी ने इस फैसले को बेतुका और तुगलकी बताते हुए नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिक्षक जो है शराबियों को पकड़ेंगे, शराब पीने वालों को, शराब माफियाओं को, और ये सरकार की पुलिस जाकर के अब विद्यालय में पढ़ाएगी। आरजेडी के हमले के बाद जेडीयू की तरफ से भी पलटवार किया गया। उनकी कोरी मानसिकता, महिला विरोधी मानसिकता साफ है कि वो चाहते ही नहीं है कि शराबबंदी बिहार में सफल हो। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील की। बजट सत्र से पहले राज्यसभा सचिवालय ने सांसदों के लिए आचार संहिता जारी कर दी, जिसमें सदस्यों को संविधान, कानून, संसदीय संस्थानों और आम जनता के प्रति सम्मान रखने की बात कही गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। बीजेपी नेता रवि किशन आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। वो आज शाम करीब 4 बजे नोएडा पहुंचेंगे। वहां सेक्टर 63 मतदाताओं से मुलाकात कर पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे, जबकि इसके बाद वो शाम करीब 5 बजे ग्रेटर नोएडा जाएंगे और वहां पहले विद्यापति नगर में मतदाताओं से मुलाकात करेंगे, फिर जगन्नाथ मंदिर के पास भी घर घर जाकर जनसंपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो यूपी के मथुरा में दिन दहाड़े कैबिनेट मंत्री और छाता सीट से बीजेपी उम्मीदवार चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक रामवीर नाम के एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब रामवीर शनिदेव मंदिर के दर्शन करने के लिए परिक्रमा कर रहे थे। तभी मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने उन्हें पीछे से गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां हाहाकार मच गया। घर वालों पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। फौरन पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पहुंच गए, लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। भीड़ इतनी कि वहां पैर तक रखने की जगह नहीं बची। हालात ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश शुरू की। बदमाशों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी और उनके परिवार को न्याय अवश्य मिलेगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लोग सड़क से उठने के लिए तैयार नहीं हुए। इस बीच मंत्री लक्ष्मी नारायण भी वहां पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने भी प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की और इस दौरान उनकी आंखें नम हो गई। जल्दी खुलेगा, खुलवाएंगे इसे जल्दी हर हालत में। निश्चित रूप से बचेगा तो कोई नहीं। लक्ष्मी नारायण ने भी बताया कि इससे पहले भी रामवीर पर कई बार हमले हो चुके थे। जीवन में कभी उसने किसी को गाली भी नहीं दी, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे पता चला कि उसे कई बार मारने के प्रयास भी हुए थे। हत्या के बाद सड़क पर हुए प्रदर्शन की वजह से वहाँ लंबा जाम लग गया। हालांकि बाद में पुलिस के जवानों ने जाम को खुलवा दिया और लोगों को भरोसा दिया गया कि जल्दी हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा। मगर इस हत्या की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण चौधरी लोगों से बात करते हुए भावुक हो गए। इस दौरान उनके साथ खड़े समर्थक भी रोते हुए नजर आए। बीजेपी उम्मीदवार ने मारे गए प्रस्तावक के परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिया। कोशिश करूंगा मैं उसके एहसान को उतारने की। यदि ये घटना में देर होगी तो चुनाव छोड़ के हमें भी सड़कों पर बैठना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज आगरा में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी। वो दोपहर करीब 12 बजे आगरा के होटल मॉक रॉयल में प्रभावी मतदाताओं से संवाद करेंगी। इसके बाद वो दोपहर 1 बजे जगन्नाथपुरम जाएंगी। वहां वो घर घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगी और पार्टी के पक्ष पे वोट मांगेंगी। इसके बाद वो दोपहर 1:30 बजे आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी और चुनावों की रणनीति पर चर्चा भी करेंगी। मध्य प्रदेश के भिंड से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां सिंध नदी में लोगों से खचाखच भरी एक नाव डूबने से दहशत मच गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब नाव में सवार सभी लोग एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी नाव सिंध नदी में पलट गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई।
नाव के पलटते ही उसमें सवार लोग डूबने लगे। इस हादसे के वक्त नदी के किनारे लोगों की काफी भीड़ मौजूद थी, जो नाव के डूबते ही उसमें सवार लोगों को बचाने के लिए फौरन नदी में कूद पड़े। नाव पलटने से पहले नाविक ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही और नाव नदी में समा गई। बताया गया कि इस नाव में कुल 12 लोग सवार थे, जिनमें से 10 लोगों को बचा लिया गया। वहीं 2 बच्चों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें राजपथ पर 1000 ड्रोन का मेक इन इंडिया शो करीब 10 मिनट तक चला। दिल्ली के विजय चौक पर चले इस बीटिंग द रिट्रीट समारोह में ड्रोन के जरिए आसमान पर आजादी के अमृत महोत्सव की तस्वीरें उकेरी गई। आसमान में रंग बिरंगे अंदाज में ये ड्रोन विजय चौक की खूबसूरती को 4 चांद लगाते रहे। इसके साथ ही चीन, ब्रिटेन और रूस के बाद भारत 1000 ड्रोन इस्तेमाल करने वाला चौथा देश बन गया। इतना ही नहीं, लेजर शो के जरिए भारत के इतिहास की झलक दिखाई गई। इसके अलावा विजय चौक पर तीनों सेनाओं के जवानों ने देशभक्ति की 26 धुनें बजाई। गणतंत्र दिवस के समापन समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहे। तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच रूस और यूक्रेन की सीमाओं पर मिलिट्री ड्रिल तेज कर दी गई है। यूक्रेन ने ब्रिटेन से दी हुई एंटी टैंक मिसाइल के साथ यह अभ्यास किया, तो वहीं रूस ने दुश्मनों पर टैंकों से वार करने की तैयारियां परखी, जिसका रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी जारी किया, जिसमें हाड़ कपा देने वाली ठंड में बर्फ के बीच सैनिक पसीना बहाते दिखे। टैंकों के बेड़ों ने ऐसा बारूद बरसाया मानो यूक्रेन को सीधी चेतावनी दे रहे हों। कुछ ही देर में बर्फ से ढके पहाड़ से शोलों के साथ धुआं उठने लगा। बताया गया कि रूस की सेना ने इस प्रैक्टिस के जरिए पहाड़ की ओर से हमला करने वाले दुश्मनों को जवाब देने की तैयारियां परखी। रूस में यह अभ्यास नॉर्दर्न फ्लीट के सैनिकों ने किया है। इसके जवाब में अब यूक्रेन के सैनिकों ने भी अपना दमखम दिखाया। इसके लिए उन्होंने दुश्मनों के टैंकों को निशाना बनाने का अभ्यास किया, जिसकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन के लवीव से सामने आई, जिनमें वहां की सेना के कुछ जवान कंधों पर एंटी टैंक मिसाइल से निशाना लगाते दिखाई दिए। बताया गया कि ये मिसाइल ब्रिटेन ने मुहैया करवाई है। यूक्रेन की सेना जिन मिसाइल के साथ मैदान में उतरी, वो ऐसी मिसाइल हैं जो न सिर्फ दुश्मन के टैंकों को रोकने में सक्षम है, बल्कि वो उन्हें तबाह भी कर देंगी। इस बीच अमेरिका ने भी जंग के खतरे को देखते हुए अपनी सेना को जल्द ही पूर्वी यूरोप में तैनात करने का फैसला लिया। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत कर उन्हें मदद का भी भरोसा दिया। राहुल गांधी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की नींव रखेंगे। छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की नींव रखी जाएगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 3 फरवरी को इसकी नींव राहुल गांधी रखेंगे। इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई और बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा दिए। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी 2 फरवरी को देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन बातचीत करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो बजट से जुड़ी उपलब्धियों की जानकारी कार्यकर्ताओं को देंगे। अलवर में हुए कथित रेप मामले में हर दिन एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। दरअसल अलवर पुलिस ने इसमें रेप होने की बात को नकार दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि शुरुआती जांच में ही लड़की के कपड़ों पर सीमन मिलने के बावजूद राजस्थान सरकार इसे झुठलाने की कोशिश कर रही है, जिससे कांग्रेस को यूपी समेत बाकी राज्यों के चुनाव में नुकसान न उठाना पड़े। एफएसएल की रिपोर्ट आ गई और उस पर सीमन के बारे में एफएसएल ने अपनी सहमति सीमन के बारे में दे दी। अब उसको दबाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस सरकार में मंत्री महेश जोशी कोई बयान देने से बचते नजर आए। उन्होंने दावा किया कि मामले की जांच पहले ही सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। हालांकि अभी सीबीआई ने इस पर मामला दर्ज नहीं किया। जांच चल रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि वो उस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जो सच्चाई वो सामने आएगी।
पंजाब के जलंधर में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कुछ कारोबारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और अकाली दल को निशाने पर लिया। एक वो पार्टियां हैं जो केवल और केवल गंदी राजनीति कर रही हैं। पाकिस्तान के कराची में बन रही एक इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और इजरायल के राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर बयान जारी किया। इस दौरान उन्होंने इजरायल के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर हुए आतंकी हमले में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया, जिसकी पहचान गुलाम कादिर गनई के रूप में हुई है। बताया गया कि हेड कांस्टेबल गुलाम कादिर हसापोरा इलाके में तैनात थे। इसी दौरान कुछ आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की खबर मिलते ही गुलाम कादिर के घर मातम पसर गया। इस हमले के बाद पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने उस पूरे इलाके को घेरा और आतंकवादियों की तलाश में जुट गई। तो अनंतनाग में यहां पर आतंकी हमला हुआ है और आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। पुलिस का जवान ये शहीद हुआ है, जिसके बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल हुआ और इस घटना के बाद आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने उस पूरे इलाके को घेरा और आतंकवादियों की तलाश में जुटी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पिछले 12 घंटे में सुरक्षा बल ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इसमें पुलवामा में 4 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, जबकि बडगाम में 1 आतंकी मार गिराया गया है। जैश का टॉप कमांडर जाहिद वानी को भी सुरक्षा बल ने मार गिराया है। सभी आतंकी जैश और लश्कर के थे। मारे गए 5 आतंकवादियों में 1 आतंकी पाकिस्तानी था। तो बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। 12 घंटे में 5 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें जैश का टॉप कमांडर भी ढेर हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तानी आतंकी भी मारा गया है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और यहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ होती है, ये 2 अलग-अलग मुठभेड़ हुई हैं पिछले 12 घंटे में, जिसमें 5 आतंकी मारे गए हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए और दूसरी तस्वीर यही वो जैश का टॉप कमांडर है, जिसको सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। ये काफी दिनों से इसकी तलाश थी और अब इसको मारने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। तो 5 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें जैश का टॉप कमांडर शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तानी आतंकी भी इसमें शामिल है। बिहार के सिवान में एक गहनों की दुकान में लूट के इरादे से आए कुछ बदमाशों ने वहां दहशत फैला दी। उन लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद इलाके में जबरदस्त फायरिंग की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और बाजार में मौजूद लोग जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते दिखाई दिए। तो वहीं दूसरी तरफ से फायरिंग की आवाज लगातार आती रही। दावा किया गया कि इस दौरान बदमाशों ने वहां बम भी फेंके, जिसके बाद कई दुकानों से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। सबके हाथ में हथियार था। दुकानदार ने आरोप लगाया कि इस वारदात में लुटेरों ने उसकी दुकान से लाखों के गहने लूट लिए और फिर बाजार में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। महाराष्ट्र के पालघर से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक चलते ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो ट्रक मुंबई अहमदाबाद हाईवे से गुजर रहा था। इसी दौरान उस ट्रक में लदे घास में आग लग गई, लेकिन हद तो तब हो गई जब उस ट्रक के ड्राइवर को आग की भनक तक नहीं लगी और वो 4 किलोमीटर तक आग से लिपटे इस ट्रक को सड़क पर बेधड़क दौड़ाता रहा। इस घटना का वीडियो वहां से जा रहे कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें ट्रक किसी आग के गोले जैसा दिखाई दिया। इस दौरान ट्रक से आग की ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। आग ने ट्रक को इस कदर अपनी चपेट में लिया कि उसमें पीछे रखा सारा घास जलकर राख हो गया। काफी देर तक ट्रक चालक जब नहीं रुका तो हाईवे से गुजर रहे लोगों ने इस आग की खबर फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम घटना वाली जगह पर पहुंची और ट्रक में लगी आग को बुझा दिया।